हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी मास्टर। दिस इज़ द सीरीज ऑफ इंडियन पॉलिटी और आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज़। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दी गई हैं जो ये बताती है कि हमारे सिटीजन्स की कुछ मॉरल ऑब्लिगेशन भी है टूवर्ड्स देयर कंट्री। फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो हमारे राइट्स हैं और जो हमारी ड्यूटीज़ हैं हमारे सिटीजन्स की वो कोरिलेटिव है, उन दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। अगर एक सिटीज़न ये कहता है कि मुझे कंट्री के ऊपर कुछ राइट्स चाहिए, मेरे फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, तो साथ साथ उसको ये रियलाइजेशन होना भी बहुत ज़रूरी है कि उसकी कुछ कंट्री के प्रति फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी बनती है जिसको उसे परफॉर्म करना पड़ेगा। ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन नहीं थी। बाद में जब हमारे जो लीगल फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको फील हुआ कि फंडामेंटल राइट्स भी हमें इनकॉर्पोरेट करने चाहिए, तो उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ हमारे क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इनकॉर्पोरेट किया। जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये क्या है, ये मैंडेटरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि जो ड्यूटीज़ मेंशन की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में वो आपको करनी ही करनी है। ये आपकी एक मॉरल ऑब्लिगेशन है, आपकी वैल्यूज़ है कि हमें अपनी कंट्री के लिए कुछ परफॉर्म करना है। अगर हमारी कंट्री ने हमें राइट्स दी हैं तो वो क्या है, हमें साथ साथ ड्यूटीज़ भी परफॉर्म करनी है अपनी कंट्री के लिए। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, मैंडेटरी नहीं है। लेटर इन 1976 हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी जो सिटीज़न की, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दी गई और 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटी को उसमें ऐड कर दिया गया। अब ये जो फंडामेंटल ड्यूटी का जो कंसेप्ट है हमारा, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने अडॉप्ट किया, वो किस कंट्री से इंस्पायर होके लिया था, वो हमने लिया था USSR से इंस्पायर होके। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ का प्रावधान था। हम देखते हैं जितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं जो कि मेजर डेमोक्रेटिक पावर्स हैं, जैसे कि USA हो गया, कनाडा हो गया, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज़ में क्या है, ये लिस्ट ऑफ ड्यूटीज़ ऑफ सिटीज़न है ही नहीं, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन ही नहीं है, क्योंकि ये इतने ज़्यादा डेवलप्ड हैं, यहाँ के सिटीजन्स इतने ज़्यादा मेच्योर हैं या समझदार कह सकते हैं कि उनको खुद से पता है कि हमारी मॉरल ऑब्लिगेशन क्या है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है हमारी कंट्री के प्रति। दूसरी तरफ जो हमारी सोशलिस्ट कंट्री थी, सोशलिज्म क्या था कि जिसमें हमारी वेलफेयर ऑफ स्टेट हो रही है, जो भी कंट्रोल है हमारे रिसोर्सेज का वो गवर्नमेंट के हाथ में है, ताकि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो इक्विटेबल तरीके से पूरे सिटीजन्स को मिल सके, ना कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर हो सके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिसोर्स हो सके। ऐसी सोशलिस्ट कंट्री में क्या था, इक्वल इम्पोर्टेंस दी गई हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। इसीलिए USSR ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिक्लेयर किया कि जैसे हमारे राइट्स इम्पोर्टेंट है, सिटीज़न के राइट्स इम्पोर्टेंट है, वैसे ही उनके लिए उनकी ड्यूटीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों क्या है, इनसेपरेबल है, इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। सिटीजन्स अपनी ड्यूटी परफॉर्म करें अच्छे से, उनके अंदर एक मॉरल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए कंट्री की तरफ, तो इसीलिए क्या है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया। अब मॉरल ऑब्लिगेशन कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पर्सन है वो कहता है कि वो अपने बच्चों को सिखाता है कि बड़ों की रिस्पेक्ट करो, ठीक है, इन केस अगर वो नहीं करते, ठीक है, उनमें वो मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, वो नहीं करते हैं, तो इट मीन्स ये नहीं कि कोर्ट में जाके वो कह सकेंगे कि हमारा ये राइट वॉयलेट हो रहा है, ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है, ये कोई भी एनफोर्स नहीं करवा सकता फंडामेंटल ड्यूटीज़, इट इज़ जस्ट अ मॉरल ऑब्लिगेशन ऑफ अ सिटीजन। फिर हम देखते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट कमेटी बनाई गई थी, दैट इज़ स्वर्ण सिंह कमेटी। 1976 में कांग्रेस पार्टी ने एक कमेटी बनाई, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, उनके हेड थे सरदार स्वर्ण सिंह। उन्होंने क्या कहा कि उनको एक ज़रूरत थी इस कमेटी की बनाने की, कि उस इंटरनल इमरजेंसी के टाइम पे 1975 से लेकर 1977 तक जो इंटरनल इमरजेंसी का जो ऑपरेशन का टाइम था, उस समय ये ज़रूरत महसूस हुई कि हमें एक कमेटी बनानी चाहिए जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में हमें कुछ रेकमेंड कर सके, कुछ सजेशंस दे सके। तो इसीलिए सरदार स्वर्ण सिंह जी को कहा गया कि आप एक कमेटी एस्टैब्लिश कीजिए। इस कमेटी ने रेकमेंड किया
कि हम एक सेपरेट चैप्टर बनाएंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेकर हमारे संविधान में, एक हम नया चैप्टर बनाएंगे, ठीक है। इन्होंने ये रेकमेंड किया कि सिटीजन्स को ये पता होना चाहिए, वो कॉन्शियस होने चाहिए, अवेयर होने चाहिए कि जो कंट्री ने, जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको इंजॉयमेंट ऑफ राइट्स दिए हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, तो उनके लिए उनको कुछ ड्यूटी भी परफॉर्म करनी पड़ेगी साथ साथ। फिर क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी जो उस टाइम गवर्नमेंट में थी सेंटर में, उन्होंने ये रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर लिया। और कब किया एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट करके उन्होंने क्या किया, एक एक्ट बनाया, वो था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1976। अब जो ये अमेंडमेंट एक्ट आया, इसमें हुआ क्या, इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत एक नया पार्ट जोड़ा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। वो पार्ट था पार्ट 4A, ठीक है। इस पार्ट में सिर्फ एक ही आर्टिकल था, वो था आर्टिकल 51A, जिसमें पहली बार हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी उसको स्पेसिफाई किया गया, उसको मेंशन किया गया। हमारी ओरिजिनली कितनी ड्यूटीज़ थी, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को उसमें मेंशन किया गया था। अब हमारा जो पार्ट 4 था वो हमने पढ़ा था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से पार्ट में आया, पार्ट 4A। क्योंकि जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो सिद्धांत था, ठीक है, वो कुछ क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की तरह ही था, ना वो इन्फोर्सेबल थे ना ये इन्फोर्सेबल थे, इसीलिए एक चैप्टर और ऐड कर दिया गया, उसी के साथ वो बना पार्ट 4A। अब जो उस टाइम की रूलिंग पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे संविधान में ना इंक्लूड करके एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। और उन्होंने ये भी माना कि जो मिस्टेक पहले हुई थी, अब हमारे फ्रेमर्स उसको क्या करेंगे, अब ठीक करेंगे। वो ठीक कैसे करेंगे, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करके। तो इसीलिए स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सजेस्ट की थी, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के साथ हमारे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ बन गई थी टोटल। अब जितनी भी रिकमेंडेशन स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा दी गई थी, वो सारी की सारी एक्सेप्ट नहीं की गई थी। कुछ जो है, कुछ रिकमेंडेशंस कांग्रेस पार्टी ने रिजेक्ट कर दी थी, एक्सेप्ट नहीं की, और उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है। अब हम देखते हैं वो कौन कौन सी रिकमेंडेशन थी। पहली रिकमेंडेशन क्या थी इस कमेटी की, वो कह रहे थे कि जो हमारी पार्लियामेंट है, उसके पास ये पावर होनी चाहिए कि वो पेनल्टी लगाए या तो पनिशमेंट दे। किस चीज़ के लिए, अगर कोई मना करता है या फिर कोई फुलफिल नहीं कर पाता हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, जितनी भी ड्यूटीज़ उन्हें दी गई हैं, अगर वो मना कर दे कि ये ड्यूटी मैं परफॉर्म नहीं करूँगा, या फिर वो उसको परफॉर्म करने में चूक जाता है, तो उसके लिए जो भी अप्रोप्रिएट पेनल्टी या पनिशमेंट बनती है, पार्लियामेंट उन सिटीजन्स को दे, ठीक है। ये रिकमेंडेशन दी गई थी हमारी स्वर्ण सिंह कमेटी ने। फिर सेकेंड रिकमेंडेशन उन्होंने क्या दी, सेकेंड रिकमेंडेशन उन्होंने ये दी, वो कहता है ऐसा कोई भी कानून नहीं होना चाहिए, मीन्स अगर हम किसी को पेनल्टी दे रहे हैं, किसी को पनिशमेंट दे रहे हैं कि उसने ये ड्यूटी परफॉर्म नहीं की, तो वो किसी भी कोर्ट में जाके उसके ऊपर क्वेश्चन अराइज नहीं कर सकता। मीन्स आप अपनी सज़ा के अगेंस्ट जाके ये नहीं कह सकते कि हमारा क्या हो रहा है, फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, क्योंकि आपने हमें ये सज़ा दी है। थर्ड पॉइंट में वो कह रहा है कि ड्यूटी टू पे टैक्सेस शुड ऑल्सो बी अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स। इसमें वो कह रहे हैं कि टैक्स पे करना भी एक क्या होना चाहिए था, फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए थी सिटीज़न की, कि जो कंट्री उनको हर चीज़ प्रोवाइड कर रही है, तो उस कंट्री के प्रति टैक्स देना, ताकि पूरी कंट्री की वेलफेयर हो सके, सिटीजन्स की डेवलपमेंट हो सके, ये भी हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में इंक्लूड होना चाहिए था। तो ये तीनों ही रिकमेंडेशन हमारी कांग्रेस पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं की थी। अब हम देखेंगे हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के कुछ फीचर्स। पहला फीचर क्या आता है, सम ऑफ देम आर मोरल ड्यूटीज़ वाइल अदर आर सिविक ड्यूटीज़। कहता है कुछ तो हमारी मोरल ड्यूटीज़ बनती हैं और कुछ हमारी सिविक ड्यूटीज़ बनती हैं। वो कैसे, जैसे हमारी मोरल ऑब्लिगेशन होगी, हम क्या कर रहे हैं, कोई फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे कि किसी उनके आइडियाज़ को याद कर रहे हैं, मेमोरी कर रहे हैं कि वो आइडिया कितने अच्छे थे, ठीक है, ये हमारी क्या है, मॉरल ड्यूटी होगी, ठीक है। और कुछ हो गई सिविक ड्यूटीज़,
एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री हमारी भी कुछ सिविक ड्यूटीज़ बनती है। जैसे हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो नेशनल फ्लैग है, जो नेशनल एंथम है, उसकी रिस्पेक्ट करना, ये हमारी क्या हो गई, सिविक ड्यूटी हो गई। सेकेंड फीचर है दे रेफर टू सच वैल्यूज विच हैव बीन अ पार्ट ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, माइथोलॉजी, रिलीजन्स एंड प्रैक्टिसेस। कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो कुछ ऐसी वैल्यूज़ को रेफर कर रहे हैं जो हमारे इंडिया के ट्रेडिशन, उनकी सभ्यता का, ठीक है, माइथोलॉजी का, जो हमारा कल्चर है पुराने ज़माने का, रिलीजन, जो हमारे विश्वास है, जो धर्म है, उस चीज़ को जो रेफर कर रहा है, ठीक है, वो हमारा क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। थर्ड वो बात कर रहा है अनलाइक सम ऑफ फंडामेंटल राइट्स विच एक्सटेंड टू ऑल पर्सन वेदर सिटीजन और फॉरनर्स, फंडामेंटल ड्यूटीज आर कन्फाइंड टू सिटीजन ओनली। कहते फंडामेंटल ड्यूटीज सिर्फ किसके लिए है, सिटीजन्स के लिए, सिटीजन्स की मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए है, फॉरनर्स के लिए ये नहीं है। बट हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या थे, उसमें अलग अलग था कि कुछ फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को भी दिए गए थे, कुछ फॉरनर्स को भी दिए गए थे, कुछ दोनों के लिए ही थे, ठीक है। फोर्थ हमारा फीचर है फंडामेंटल ड्यूटी का कि ये नॉन जस्टिसिएबल है। इट मीन्स अगर हमारी कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी वॉयलेट हो रही है, हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे, तो हम कोई भी कोर्ट जाके उसको एनफोर्स नहीं करा सकता। ये मैंडेटरी नहीं है। ये किसकी तरह है, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल की तरह है। जो भी क्या, वो भी क्या थे, वो भी नॉन जस्टिसेबल थे। बस हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो जस्टिसेबल है। उनको इन्फोर्स करवाने के लिए हम कहाँ जा सकते हैं, अपने कोर्ट के पास जा सकते हैं या लेजिस्लेचर के पास जा सकते हैं। फिर वो कह रहा है कि पर ऐसा ज़रूर हो सकता है, क्या चीज़, कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को परफॉर्म कराने के लिए कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐसी हैं जिनको इन्फोर्स करवाने के लिए पार्लियामेंट को फ्री किया गया है, उसको पावर दी गई है कि आप कोई ऐसा लेजिस्लेशन बनाइए, कुछ ऐसा नियम कानून बनाइए जिसके तहत हम कह सकें कि आपको ये फंडामेंटल ड्यूटी परफॉर्म करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। इसके लिए पार्लियामेंट ने कोई एक्ट बना दिया, एक्ट बनाया प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑर्डर एक्ट 1971, जिसके तहत क्या है, अगर आप, वो ये एक्ट क्या करता है, प्रिवेंट करता है कि कोई भी पर्सन कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम की डिसरिस्पेक्ट ना कर दें। तो पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि कोई भी नियम कानून या कोई लेजिस्लेशन बना के वो फंडामेंटल ड्यूटी को परफॉर्म करवा सकता है। अब हम देखते हैं हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51A हर सिटीजन की ये ड्यूटीज़ बनती हैं। पहली ड्यूटी क्या है, अबाइड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। कहते हैं इंडिया संविधान के द्वारा, इंडियन संविधान के द्वारा हमारा क्या है, ये हर सिटीजन की एक ड्यूटी बनती है कि जो उसके आइडियल हैं, उसके सिद्धांत हैं, जो भी हमारी गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन है, नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, उसकी क्या हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सेकंड ड्यूटी कहती है जो भी हमारे नोबल आइडियाज़ हैं, जो हमारे क्या फ्रीडम स्ट्रगल से इंस्पायर हुए हैं, फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जितने भी हमारे सिद्धांत थे वो निकल के आए हैं, हमें उनको चेरिश करना चाहिए और हमें आज के टाइम में उसको फॉलो करना चाहिए। थर्ड फंडामेंटल ड्यूटी ये है कि हमें इंडिया की सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, उसको पकड़ के रखना चाहिए कि हमारी कंट्री हमेशा एकता बनी रहे, भाईचारा बनी रहे। फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटी है डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। कहता है जब भी ज़रूरत पड़े कंट्री को नेशनल सर्विस की, तो हमें तैयार रहना चाहिए कि हम अपनी कंट्री के लिए कोई भी नेशनल सर्विस परफॉर्म कर सकते हैं, अपनी कंट्री को डिफेंड करने के लिए, उसको बचाने के लिए। फिफ्थ फंडामेंटल ड्यूटी है प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversity, and to renounce practices derogatory to dignity of women। इसमें वो कह रहे हैं कि हमें अपनी कंट्री के जो भाईचारा है उस स्पिरिट को प्रमोट करना चाहिए, यानी कि हम हारमनी के साथ रहें, एकता के साथ रहें, भाईचारे के साथ रहें, सारे इंडिया के लोग, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, चाहे उनकी कोई भी भाषा हो, चाहे वो किसी भी एरिया के हो, कोई भी सेक्शन के हो, ठीक है। और हमें ऐसा कोई भी प्रैक्टिस, ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जो वुमेन की डिग्निटी के खिलाफ हो, उसकी डिग्निटी को क्या करे, उसकी डिग्निटी को नीचे गिराए। ऐसा कोई भी प्रैक्टिसेस को हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए। सिक्स्थ फंडामेंटल ड्यूटी है
वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। वो कहता है जो हमारी कंट्री के जो कल्चर है, जो यहाँ की सभ्यता है, जो इतनी रिच है, डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटी है, हर तरह के रिलीजन मिलते हैं, उस चीज़ को हमारी ड्यूटी बनती है कि उस चीज़ को हम संभाल के रखें ताकि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसमें भी हम वो ट्रांसफ़र कर सकें। सेवन्थ ड्यूटी क्या कहती है? प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। वो कहता है जो हमारा इन्वायरमेंट है, नेचुरल इन्वायरमेंट है, प्रकृति है, उसको हमें बचा के रखना चाहिए और उसके इम्प्रूवमेंट के लिए काम करते रहने चाहिए कि जो हमारे फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ है वो हमेशा के लिए बनी रहे। और जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, चाहे हमारे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनके लिए हमारे दिल में क्या है? कंपैशन, एक प्यार का भाव होना चाहिए। एट्थ फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमें साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना चाहिए, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, रिफॉर्म, ह्यूमैनिज्म, ये सब चीज़ें हमें डेवलप करनी चाहिए ताकि हम आगे जाके प्रोग्रेस कर सकें, हमारी कंट्री प्रोग्रेस कर सके। नाइन्थ फंडामेंटल ड्यूटी कहती है कि हमारी जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उस चीज़ को हमें सेफ गार्ड करना चाहिए और किसी भी तरह की वायलेंस से उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी हमारे टैक्स से बनी है, हमारी सरकार ने जो पूरे सिटीजन्स के लिए बनाई है, वो कोई ख़राब ना हो जाए। टेंथ फंडामेंटल ड्यूटी है स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ एंडीवर एंड अचीवमेंट। कहते हैं हमें लगातार प्रयास करना चाहिए कि हम क्या है, हर क्षेत्र में, चाहे वो इंडिविजुअल का स्फेयर हो, चाहे वो कोई कलेक्टिव एक्टिविटी हो, दोनों ही स्फेयर्स में हम क्या करें? एक्सीलेंस पे पहुँचे, हम टॉप पे पहुँचे ताकि हमारी कंट्री क्या है? हायर लेवल पे पहुँच जाए, उनकी अचीवमेंट इंक्रीज होती रहे। 11th फंडामेंटल ड्यूटी है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन एज ऑफ 6 and 14 years. दिस ड्यूटी वॉज एडेड बाई 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002। अब ये जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है ये कब ऐड की गई थी? 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। और ये एक्ट कहता है कि हमें अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए अपने बच्चों को कि वो 6 से 14 साल के बीच में उनको कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन मिले। ये हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट भी है, उसमें किसका राइट है? चिल्ड्रन का राइट है कि उनको एलिमेंट्री एजुकेशन मिले। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी है। और ये किसकी ड्यूटी बनती है? ये उन पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि वो अपने चिल्ड्रन को स्कूल तक पहुंचाए ताकि उनको एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड हो। तो ये थी हमारी लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कुछ ग्राउंड्स पे क्रिटिसाइज किया है, वो देखते हैं। पहला क्या पॉइंट था? लिस्ट ऑफ ड्यूटीज इज नॉट एग्जॉस्टिव एट as it does not cover other important duties like casting vote, paying of tax, family planning and so on। कहते जो ये ड्यूटीज़ थी ना, एग्जॉस्टिव नहीं थी। इसमें जो इम्पोर्टेंट ड्यूटीज़ थी वो तो कवर की नहीं, जैसे कि राइट टू वोट, ये वाली ड्यूटीज़ जो है, जो हमारा राइट है, कास्टिंग वोट की ड्यूटी बननी चाहिए थी। टैक्स पे करना, ये भी हमारी ड्यूटी होनी चाहिए थी। फैमिली प्लानिंग जो उस टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट इशू था, ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी में होना चाहिए था कि सारे सिटीजन्स को फैमिली प्लान करनी चाहिए ताकि हमारी पॉपुलेशन एक लेवल से ज़्यादा इंक्रीज ना हो। तो इस बेसिस पे इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ को क्रिटिसाइज़ किया गया। हालांकि स्वर्ण सिंह कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी थी कि ड्यूटी टू पे टैक्सेस क्या होनी चाहिए, हमारी फंडामेंटल ड्यूटी में इंक्लूड होना चाहिए था। पर उस टाइम जो रूलिंग पावर पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी, उन्होंने इस जो हमारी रिकमेंडेशन थी कि पेइंग ऑफ टैक्स क्या होना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसको रिजेक्ट कर दिया था। सेकेंड क्रिटिसिज्म क्या था? सम ऑफ ड्यूटीज आर वेग, एम्बिगियस एंड डिफिकल्ट टू बी अंडरस्टूड बाय कॉमन मैन। ये कहते हैं कि जो लिस्ट ऑफ ड्यूटीज़ में कुछ ड्यूटीज़ मेंशन है, ठीक है, वो क्या है? वेग है, एम्बिगियस है, डिफ़िकल्ट है। कोई भी जो कॉमन मैन है उस चीज़ को ईजिली इंटरप्रेट या समझ नहीं सकता। जैसे कि कुछ वर्डिंग्स लिखी गई हैं, नोबल आइडियाज़, ठीक है, कंपोजिट कल्चर, साइंटिफिक टेम्पर, इस तरह के जो शब्द हैं कॉमन आदमी की समझ से बाहर हैं। तो इस बेसिस पे भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को क्रिटिसाइज किया गया। थर्ड पॉइंट कह रहा है they have been described by critics as a code of moral precept due to their non-justiciable character। क्रिटिक्स ने इसको क्या नाम दिया? एज अ कोड ऑफ मोरल प्रिसेप्ट्स, क्यों?
क्योंकि ये क्या थे, नॉन जस्टिसिएबल थे, इनको हम एनफोर्स करवाने के लिए कोर्ट के पास नहीं जा सकते थे, इसलिए क्रिटिक्स ने इन्हें ये नाम दिया। हालांकि स्वर्ण सिंह कमेटी ने इसके लिए भी एक सजेशन दिया था कि हम क्या कर सकते हैं, प्रावधान रख सकते हैं जहाँ पे हम पेनल्टी और पनिशमेंट लगाएंगे उन लोगों पे जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं करेगा, पर ये वाली जो रिकमेंडेशन थी ये भी रिजेक्ट कर दी गई थी उस टाइम पे। फोर्थ क्रिटिसिज्म किस बेसिस पे हुआ, देयर इंक्लूजन इन कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिस्क्राइब्ड बाय क्रिटिक्स एज सुपरफ्लुअस। इस पॉइंट में क्रिटिक्स कह रहे हैं कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, अब वो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हमने ऐड भी कर दी तो उसका कोई खास महत्व नहीं है, क्योंकि वैसे भी अगर ये नहीं भी ऐड होती तो भी क्या है, पीपल को ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी ही थी। फिफ्थ पॉइंट में कह रहा है, क्रिटिक्स सेड दैट इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज एज एन अपेंडेज टू पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज रिड्यूस्ड देयर वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस। वो कह रहा है हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को तो ऐड कर लिया पार्ट 4 में, बट इसकी कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं है। इससे क्या हुआ, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की वैल्यू और उसकी इम्पोर्टेंस कम हो गई है। अगर इसकी बजाय हम इसको पार्ट 3 में ऐड करते फंडामेंटल राइट्स के साथ, तब शायद इसकी कुछ वैल्यू या फिर इम्पोर्टेंस इंक्रीज होती। अब चाहे जितनी भी क्रिटिसिज्म हो, पर फंडामेंटल ड्यूटीज की खुद की एक कुछ इम्पोर्टेंस है। अब उन इम्पोर्टेंस को हम वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट क्या कहते हैं, दे सर्व एज अ रिमाइंडर टू सिटीजन दैट वाइल एंजॉइंग देयर राइट दे शुड बी ऑल्सो बी कॉन्शियस ऑफ ड्यूटीज। वो कहते हैं कि ये एक रिमाइंडर है, सिटीजन्स को याद दिलाता है कि अगर वो अपने इंजॉय राइट्स कर रहे हैं तो साथ साथ उन्हें अपनी ड्यूटीज़ भी परफॉर्म करनी पड़ेगी। ये उनका कर्तव्य है कि कंट्री के प्रति अपनी ड्यूटीज़, अपनी सोसाइटी के प्रति अपनी ड्यूटीज़, जो उनके फेलो सिटीजन हैं उनके प्रति अपनी ड्यूटीज़ को वो फुलफिल करें। सेकंड कहता है, दे सर्व एज अ वार्निंग अगेंस्ट एंटी नेशनल एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज़। कहते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में दिया गया है आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते, वार्निंग दी गई है जो राष्ट्र के खिलाफ हो, एंटी नेशनल हो, सोशल एक्टिविटीज़ के खिलाफ हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसको जला दिया गया, या फिर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया, तो इस तरह की एंटी नेशनल और एंटी सोशल एक्टिविटीज़ के खिलाफ वार्निंग दी गई है। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर सिटीजन्स। कहते हैं ये सिटीजन्स के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स है, ठीक है, और उनके अंदर एक डिसिप्लिन, एक कमिटमेंट लाने के लिए ये प्रयास करता है, उनको प्रमोट करता है कि फंडामेंटल ड्यूटी से क्या होगा, उनकी एकता बनी रहेगी कंट्री के प्रति। दे हेल्प द कोर्ट इन एग्जामिन एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ। इसमें वो कह रहा है कि हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारी कोर्ट को हेल्प कर रही है कि कोई भी जो लॉ बना है, कोई नियम कानून बना है, उसको चेक करने के लिए, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करने के लिए कोर्ट को हेल्प कर रही है। इन 1992 सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया था कि क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ एनी लॉ। कहते हैं कि अगर कोई भी कानून, नियम कानून बनाया गया है संविधान में रहकर, तो उसके खिलाफ वो क्या कर सकता है, फंडामेंटल ड्यूटी के रेफरेंस में वो अपनी जजमेंट दे सकता है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी को रेफर करते हुए, मेंशन करते हुए अपनी जजमेंट में वो कोई भी फैसला दे सकता है। फिफ्थ पॉइंट कहता है, दे आर एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब वो कैसे, वो ऐसे कि पार्लियामेंट के पास कुछ पावर दी गई है कि वो क्या कर सकती है, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए वो एक ऐसा लॉ बना सकती है, ऐसा लेजिस्लेशन बना सकती है जहाँ पे अगर कोई उस फंडामेंटल ड्यूटी को फुलफिल नहीं कर पाता या फेल हो जाता है, तो उस केस में उसको पेनल्टी या पनिशमेंट दी जा सकती है। जैसे किसी ने नेशनल फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट कर दिया, नेशनल एंथम को डिसरिस्पेक्ट किया, तो ये इस तरह के नियम कानून बनाएगी हमारी पार्लियामेंट जहाँ पे उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सकता है। HR गोखले जो उस टाइम के लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने रीज़न दिया कि हमने क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 26 साल के बाद, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के 26 साल के बाद कि उसमें इनॉग्रेट किया। उन्होंने कहा जब इमरजेंसी लगी जून 1975 में, तो क्या हुआ, एक ऐसी सिचुएशन हुई जहाँ पे क्या था कि फंडामेंटल ऑब्लिगेशंस को पूरी करने के लिए, फंडामेंटल ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा था, ठीक है। तो इस चीज़ को लोगों में इंक्लूड करने के लिए कि लोगों के अंदर एक मोरल ऑब्लिगेशन आए, एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ का अलग से चैप्टर बनाया गया, उसके लिए अलग से प्रोविज़न बनाए गए। फिर क्या हुआ, इंदिरा गांधी जो उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने भी ये जस्टिफाई किया
कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर क्या होना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन होनी चाहिए, ताकि वो हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कर सके और मजबूत कर सके, लोगों में एक मॉरल वैल्यू आए और लोगों में एक बैलेंस आए, डेमोक्रेटिक बैलेंस आए, कि उनको जो राइट्स दिए गए हैं साथ साथ उन राइट्स के बदले उन्हें क्या है, अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी इक्वली तरीके से परफॉर्म करनी पड़ेगी। अब जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर दिया गया, तो जो हमारी पार्लियामेंट में थी ऑपोजिशन, उन्होंने कांग्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत ज़्यादा अपोज किया, स्ट्रांगली अपोज किया गया। हालांकि सब ये कह रहे थे कि जब हमारी गवर्नमेंट चेंज होगी, ठीक है, पोस्ट इमरजेंसी पे जब जनता गवर्नमेंट आई, जिनको हेड किया मोरारजी देसाई ने, कि इस टाइम पे क्या होगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को नल कर दिया जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। न्यू गवर्नमेंट में भी काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशंस आए, काफ़ी सारे चेंजेस आई, अमेंडमेंट आई, जैसे कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है, फिर 43rd अमेंडमेंट एक्ट 1977 एंड 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। इससे पता चला कि हमारे क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फंडामेंटल ड्यूटीज़ की ज़रूरत है, कि ये नेसेसिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। फिर हमारी कमेटी आती है वर्मा कमेटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्मा कमेटी बनी थी 1999 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इन्होंने ये माना कि हमारे कुछ जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हमें कुछ लीगल प्रोविजंस की ज़रूरत है, हमें कुछ लॉज या कुछ एक्ट की ज़रूरत है, जिससे हम कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को परफॉर्म करवा सकें। अब वो कौन कौन से लॉज या कौन कौन से एक्ट हैं? पहला एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। ये क्या करता है कि ये रोकता है सिटीजन्स को या किसी को भी कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, नेशनल फ्लैग की, नेशनल एंथम की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा लॉ आता है क्रिमिनल लॉ। इट मीन्स अगर कोई भी ऐसा काम कर रहा है जहाँ पे दो ग्रुप के पीपल के बीच में झगड़े हो सकते हैं, ठीक है, किस बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, उनके बर्थ के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, धर्म जाति के आधार पे अगर कोई दंगे फसाद करवाने की कोशिश कर रहा है, तो उस केस में हम क्रिमिनल लॉज लाके उस इंसान को पनिशमेंट दे सकते हैं। थर्ड हमारा एक्ट है द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। ये क्या कहता है? ये कहता है अगर कोई ऑफेंस करता है, किससे रिलेटेड, कास्ट और रिलीजन से रिलेटेड कोई ऑफेंस करता है, तो उसके खिलाफ हम पनिशमेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडियन पीनल कोड। ये डिक्लेयर करता है कोई भी अगर नेशनल इंटीग्रेशन के खिलाफ कुछ ऐसा काम कर रहा है जो इसमें हमारी राष्ट्रीय एकता को खतरा है, तो उसको भी हम पनिशेबल ऑफेंस मानेंगे। आगे आता है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967। इसमें वो डिक्लेयर कर रहा है कि अगर कोई कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है, इट मीन्स कोई धर्म जाति के नाम पे ऑर्गेनाइजेशन बनी गई है एज ए अनलॉफुल एसोसिएशन, उसको हम एक अनलॉफुल एसोसिएशन मानेंगे कि आपके ये क्या है, लॉ के मुताबिक एसोसिएट नहीं हुए हैं। उसके बाद हमारा आता है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इस एक्ट में कहा गया कि हम किसी भी मेंबर को, चाहे वो पार्लियामेंट का हो, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर हो, उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं अगर वो किसी करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्वमेंट पाया गया। अगर वो कुछ ऐसा काम कर रहा है जो एक करप्ट प्रैक्टिस मानी गई है, तो उसको हम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं कि आप अब पार्लियामेंट के मेंबर नहीं गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल सॉलिसिटिंग वोट्स ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, मतलब धर्म जाति के आधार पर वोट मांगना, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा काम करना जिससे क्या हो, अलग धर्म जाति के लोगों में दंगे फसाद हो जाएं, ठीक है, उनको धर्म के नाम पे बांटना, ठीक है, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जहाँ पे रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे, रेस के बेस पे लोगों के बीच में क्या दुश्मनी करवाई जा रही है, तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, करप्ट प्रैक्टिस में इंक्लूड की जाएंगी। नेक्स्ट हमारा एक्ट है द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। अब देखते हैं ये क्या कहता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये कहता है कि हम प्रोहिबिट कर सकते हैं कोई भी ऐसा ट्रेड जिसमें हमारे स्पीशीज़ को, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को क्या हो, खतरा हो। जो स्पीशीज़ बहुत ही अब कम रह गई हैं, जो कि रेयर हैं, एकदम एक्सक्लूसिव जो स्पीशीज़ रह गई हैं, उनको हम प्रोहिबिट कर सकते हैं कि इनका व्यापार अब नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा एक्ट है द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980। ये चेक करता है क्या चीज़,
indiscriminate deforestation and diversion of forest land for non-forest purpose. It means कि हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा डिफोरेस्टेशन तो नहीं कर रहे. डिफोरेस्टेशन मीन फॉरेस्ट को काट काट के वहाँ पे कुछ और काम किया जाए, या कोई बिल्डिंग बना दी, कोई मॉल्स बना दिए, या उस लैंड को प्लेन कर दिया. तो कहते हैं इनडिस्क्रिमिनेट, मतलब हम लगातार, ठीक है, बेधड़के से तो फॉरेस्ट नहीं काट रहे, या फिर हम ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे जहाँ पे फॉरेस्ट की लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है. इन सारी एक्टिविटीज़ पे कौन चेक लगाता है? हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980. इस वीडियो में हमने देखा स्वर्ण सिंह कमेटी की क्या रिकमेंडेशंस थी, हमारी कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उनके फीचर्स, उनकी क्रिटिसिज्म, उसकी इम्पोर्टेंस, और वर्मा कमेटी ने क्या ऑब्जर्वेशन दी थी रिगार्डिंग लेजिस्लेचर कि कौन कौन से लीगल प्रोविजन लाएं ताकि हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इम्प्लीमेंट करवा सकें. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या अमेंडमेंट हुई कॉन्स्टिट्यूशन में और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर. Till then, stay connected with Study Master. Thank you.